नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज़ चल रही है एपिसोड नंबर 13 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं लघु पाराशरी की। आज हम बात करेंगे श्लोक नंबर 12 की। श्लोक नंबर 12 बेसिकली जितना सरल है सुनने में, उससे भी ज़्यादा गंभीर है समझने में। बहुत छोटा सा श्लोक है, बड़ा सूक्ष्म सा इसका भावार्थ है, बहुत सूक्ष्म सा इसका अर्थ है। लेकिन जब हम इसकी डिस्क्राइब करते हैं, जब हम व्याख्या करते हैं, तो बहुत सारे हमें गंभीर चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो आज का जो आपका श्लोक नंबर 12 है, वो बहुत गंभीरता से आपको देखना चाहिए और समझना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। श्लोक नंबर 12। श्लोक नंबर 12 कहता है, कुजस्य कर्म नेतृत्व प्रयुक्ता शुभकारिता त्रिकोणस्यापि नेतृत्वे न कर्मशत्व मात्रतः। देखिए, बहुत छोटा सा इसका पहले हम इसका अर्थ समझ लेते हैं, फिर भावार्थ समझ लेते हैं और फिर इसकी व्याख्या करेंगे। कुज अर्थात मंगल। कुज के कर्मेश होने में जो शुभकारिता पीछे कही गई है, वह त्रिकोणपति होने से ही समझना, केवल केंद्रेश होने से नहीं। केवल केंद्रेश मात्र होने से उसका स्वाभाविक पापत्व मात्र नष्ट होता है, अतः केंद्रपति होकर यदि त्रिकोणपति भी हो जाए तो उसमें शुभत्व आ जाता है। ठीक है, ये एक छोटा सा इसका अर्थ है। टीकाकार कहना चाहते हैं कि मंगल के बारे में बात होती है, क्योंकि कुछ जहाँ भी संबोधन आता है लघु पाराशरी में, इसका अर्थ सीधा सा होता है, मंगल की बात हो रही है। मंगल दशम स्थान का स्वामी होने से ही केवल शुभ फल नहीं देता, केंद्रेश होने पर ग्रह सम हो जाता है। यदि वह साथ ही त्रिकोण स्थानों का भी स्वामी हो, तभी वह शुभ फल देने में सक्षम है। देखिए, पहले जो हमने बात करी है उसमें हम बात कर चुके हैं, केंद्र का कोई भी क्रूर ग्रह स्वामी हो जाए तो वह सम फल देता है। यहाँ पे अगेन ये कहना चाहते हैं कि मंगल यदि दशम स्थान का स्वामी हो जाए, कर्म स्थान मतलब दशम स्थान, 10th हाउस, यदि मंगल दशम स्थान का स्वामी हो जाए तो ही केवल शुभ फल नहीं देता, केवल दशम स्थान का स्वामी होने से शुभ फल देने में सक्षम नहीं है। एक चीज़ कब सक्षम है? जब दशम स्थान के साथ वह त्रिकोण का भी स्वामी हो जाए। ठीक है, चलिए अब हम एक कुंडली पे इसका व्याख्या कर लेते हैं। बहुत गंभीर है आज का टॉपिक, तो बड़ी गंभीरता से आपको समझना भी पड़ेगा। ये एक कुंडली है आपकी स्क्रीन पर। इसमें पहले कह रहे हैं दशम स्थान का स्वामी। देखिए, केवल और केवल जब दशम स्थान की बात आती है तो कर्क लग्न ही एक ऐसी लग्न है जिसमें कि जब मंगल दशम स्थान का स्वामी होगा तभी वह त्रिकोण का भी स्वामी होगा। एक बार समझ लेते हैं। ये हमने एक कर्क लग्न की एक कुंडली ली। कर्क लग्न में दशम स्थान का स्वामी है मंगल। अगेन इसी नियम के आधार पे ये मंगल पंचम भाव का भी स्वामी बन जाता है। पंचम भाव का स्वामी मतलब त्रिकोण का भी स्वामी। देखिए, ये एक नियम है, ये एक योग कारक नियम है। जो हम राजयोग की बात करते हैं, अक्सर आपने सुना होगा राजयोग के बारे में। जो राजयोग बनते हैं, वो जो विभिन्न प्रकार के राजयोग बताए हैं, उनमें से एक ये भी राजयोग है कि यदि कोई ग्रह केंद्र और त्रिकोण का स्वामी हो जाए, या केंद्र और त्रिकोण के स्वामी आपस में संबंध बना लें, तो राजयोग का निर्माण होता है। यहाँ पे कोई एक ग्रह भी हो सकता है, इस नियम के आधार पे कोई एक ग्रह भी हो सकता है, क्योंकि नियम ये कहता है केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी होना चाहिए। तो यहाँ पे जो टीकाकार ने लघु पाराशरी में एग्जाम्पल लिया है, वो लिया है मंगल का। और मंगल का एग्जाम्पल, क्योंकि हम पहले व्याख्या कर रहे हैं केवल श्लोक की, तो केवल इसी दृष्टि से हम देखते हैं। कोई एक लग्न ऐसी नहीं बनेगी जिसमें कि केंद्र का और त्रिकोण का दोनों का स्वामी मंगल हो जाए। यहाँ पे 10th हाउस का स्वामी, क्योंकि कर्म क्षेत्र की बात हो रही है, कर्मेश की बात हो रही है, 10th हाउस की बात हो रही है, दशम भाव की बात होती है। कर्म स्थान दशम भाव, दशम भाव का स्वामी मंगल यदि है तो वह त्रिकोण का भी स्वामी हो जाए। तो केवल कर्क लग्न ऐसी आएगी जिसमें कि त्रिकोण का भी स्वामी होगा। तो इस लग्न में मंगल
राजयोग कारक हो जाएगा। तो टीकाकार भी यही कहते हैं कि इस तरह की अगर स्थिति बनती है, इस तरह की स्थिति का कोई निर्माण होता है तो मंगल शुभ योग कारक बन जाता है। तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि जो एक नियम है राजयोग के, जिसमें कि केंद्र और त्रिकोण के संबंध की बात कही है, यहाँ पे उसकी पुष्टि हो रही है। अच्छा, एक और चीज़ की पुष्टि होती है कि कोई यदि दो ग्रह, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर दो ग्रह हों, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी दो ग्रह हों, यदि यहाँ पर कोई एक ग्रह भी होता है ना, तब भी ये राजयोग का निर्माण कर देता है। एक चीज़ हो गई। अब कर्क लग्न में मंगल दशम स्थान में इसकी राशि पड़ती है। दशम स्थान, जब हमने केंद्र की बात करी थी, जब हमने पिछले अध्यायों में केंद्र की बात करी थी, एपिसोड नंबर 11, हमने एपिसोड नंबर 11 की जब सीरीज चलाई थी तो हमने केंद्र स्थानों की बात करी थी। केंद्र स्थानों की बात करी थी हमने एपिसोड नंबर 11 के सेकंड वाले पार्ट में, जिसमें हमने 1, 4, 7 और 10, 1, 4, 7 और 10, बेसिकली 1 ना लेके 4, 7 और 10 ही लिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लग्न, केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी होता है। ये बात भी चर्चा हमने लघु पारशरी के दौरान कई बार हम कर चुके हैं। इसके अलावा भी आपको एक चीज़ और बताई थी कि चतुर्थ से सप्तम बली और सप्तम से दशम बली। इसका मतलब अगर केंद्रों की बात करें तो दशम स्थान सबसे ज़्यादा बली होता है। तो एग्जाम्पल जब लिया है टीकाकार ने तो 10th हाउस का लिया है। 10th हाउस का एग्जाम्पल लेते हुए उन्होंने ये बोला है कि केवल दशम स्थान के स्वामी होने से ही ये योग कारक नहीं बनेगा। केवल एक कंडीशन, अगर 10th हाउस में कोई भी राशि पड़ती है, केवल यहाँ मंगल की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो, क्योंकि सिद्धांत मंगल के साथ कार्य कर रहा है तो किसी के साथ भी कार्य करेगा। अगर 10th स्थान में कोई भी राशि पड़ती है तो केवल वो योग कारक नहीं बनेगा। अच्छा, कोई भी राशि जो हम शब्द यूज़ किया उसका एक और कारण है, क्योंकि जब हमने केंद्राधिपत्य दोष की बात करी थी तो हमने भी ये बताया था कि 4th हाउस, 10th हाउस या केंद्रों में 4, 7 और 10 केंद्र भावों में अगर कोई शुभ ग्रह होगा तो शुभत्व उसका खत्म हो जाएगा, और क्रूर ग्रह होगा तो उसका क्रूरत्व खत्म हो जाएगा। उसमें भी जो एग्जाम्पल लिया गया है वो 10th हाउस। 10th हाउस का मतलब ये हो गया कि सबसे ज़्यादा बली केंद्र, सबसे ज़्यादा बली केंद्र का स्वामी होने के बाद भी कोई ग्रह फल नहीं देगा, क्योंकि अगर यहाँ पे शुभ ग्रह होगा तो वो सम हो जाएगा और अशुभ ग्रह होगा तो सम हो जाएगा, ना शुभ फल देगा ना अशुभ फल देगा। इट मीन्स क्या हो गया, वो न्यूट्रल हो गया। अब वो दूसरी राशि के हिसाब से फल देगा। दूसरी राशि का सीधा सा मतलब ये हो गया कि इन्होंने ये बात स्पष्ट कर दिया कि दूसरी राशि उसकी त्रिकोण में पड़नी चाहिए। त्रिकोण कौन से हो गए, या तो पंचम भाव या फिर नवम भाव। त्रिकोण स्थान की बात करी थी हमने एपिसोड नंबर 11 के पार्ट 3 में, जहाँ हमने बताया था 1, 5 और 9, 1, 5 और 9 त्रिकोण भाव होते हैं। यहाँ पे एक भाव को छोड़ देते हैं क्योंकि ये त्रिकोण और केंद्र दोनों का स्वामी है। यहाँ पे केवल क्योंकि त्रिकोण लिया गया है तो त्रिकोण में पंचम और नवम इसको कंसीडर करेंगे। तो मंगल की कोई ऐसी कंडीशन नहीं बनती जहाँ पे नवम भाव के साथ ही संबंध बनाते हुए 10th हाउस का लॉर्ड हो जाए, जिसमें 10th हाउस और नवम भाव में दोनों में इसकी राशि पड़ जाए। तो एक बात तो ये खत्म हो गई। अब दूसरी कंडीशन होती है पंचम भाव की, तो वो केवल कर्क लग्न होगी। ठीक है, तो आई थिंक ये आपकी समझ में आ गया होगा कि ये जो बात हो रही है ये केवल कर्क लग्न की बात हो रही है। अभी तक जो अभी तक हमने पहली कारिका को समझा है, पहली लाइन को समझा है, जो हमने इस श्लोक को अभी तक समझा है, उसके अनुसार यहाँ पर कर्क लग्न की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ 10th हाउस में ये सम हो गया, पंचम भाव का स्वामी होने के कारण ये योग कारक हो गया। अच्छा देखिए, अब एक बड़ी गंभीर बात, जब ये 10th हाउस का लॉर्ड होने से सम हो गया तो पूरी तरह से जो रिजल्ट्स आया वो क्या पंचम भाव का आया? जी हाँ, केवल पंचम भाव की ही यहाँ बात हो रही है। ये केवल पंचम भाव में स्वामी होने के कारण ही ये योग कारक बन रहा है। तो इट मीन्स पंचम भाव भी अपने आप में एक राजयोग का निर्माण करने में अकेला सक्षम है। ठीक है, एक चीज़ हमें नई सीखने को मिली यहाँ पर कि पंचम भाव भी अपने आप में एक बड़ा योग घटित करने में या बड़ा योग का निर्माण करने में सक्षम होता है। इसका मतलब हो गया कि इस श्लोक के अनुसार दोनों कारिका का अगर हम भावार्थ समझें तो इसका मतलब ये हो गया कर्क लग्न में मंगल राजयोग कारक होता है। एक यहाँ तक बात समझ में आ गई। लेकिन क्या सभी कर्क लग्न में होता है? नहीं, इसमें भी डिपेंड करता है उसकी प्लेसमेंट किस स्थिति में है। तो देखिए, इसकी जो आइडियल प्लेसमेंट बनती है, आइडियल प्लेसमेंट बनती है 3 स्थानों पर।
या तो ये मंगल 10th हाउस में ही बैठ जाए, या फिर ये 7th हाउस में बैठ जाए, या फिर ये पंचम भाव में बैठ जाए। 3 में क्यों कहा, देखिए 10th हाउस में बैठ के मंगल स्वग्रही हो जाएगा, मेष राशि का स्वामी होके स्वग्रही हो जाएगा। राशियों की हमने बात करी थी जब राशियों के सिद्धांत चलाए थे, स्वग्रही की स्थितियों की हमने बात करी थी, मूल त्रिकोण की हमने बात करी थी, स्वग्रही की स्थिति की हमने बात करी थी। कोई भी ग्रह स्वग्रही स्थिति में कब हो जाता है, ये हमने बात करी थी एपिसोड नंबर 12 के 14 पार्ट में, पार्ट नंबर 14, 14 नंबर पार्ट में हमने स्वग्रही स्थिति की बात करी थी, जिसमें हमने मंगल के बारे में बताया था कि मंगल मेष और वृश्चिक राशि में, मेष और वृश्चिक दोनों इसी की राशि होती है, जिसमें कि ये स्वग्रही स्थिति को प्राप्त होता है और 28 अंश पर होता है। ये भी एक एडिशनल था। चलिए अभी क्योंकि यहाँ पे व्याख्या की बात आ रही है, हम कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं, केवल हम नियमों को समझ रहे हैं, केवल स्थितियों को समझ रहे हैं, केवल राजयोग के निर्माण की स्थिति को समझ रहे हैं। मंगल स्वग्रही स्थिति में हो गया 10th हाउस में। दूसरी एक और चीज़ हमें देखनी पड़ेगी इसमें, जब हम इसकी प्लेसमेंट देख रहे हैं, देखिए कुंडली देखने का तरीका है ये, जब हम इसकी प्लेसमेंट देख रहे हैं तो मेष राशि में ये मूल त्रिकोण का भी होता है। मूल त्रिकोण का था एपिसोड नंबर 12 के पार्ट 16 में हमने बात कर दी थी मूल त्रिकोण के बारे में। ये मूल त्रिकोण में भी होता है मेष राशि में, लेकिन कंडीशन क्या है, 0 से लेके 12 अंश तक। यहाँ पे हम मूल त्रिकोण इसका कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये मूल त्रिकोण में भी, अभी हमने अंश नहीं देखे तो मूल त्रिकोण कंसीडर करेंगे। तो 10th हाउस में ये अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो गया। इसकी दृष्टि, अब इसकी दृष्टि कैसे पड़ी, इसकी दृष्टि का सिद्धांत हमने बताया था एपिसोड नंबर 12 के पार्ट 28 में, 28 नंबर पार्ट में हमने बताया था ग्रहों की दृष्टि। 3 दृष्टियां बताई इसकी, एक लग्न में जो आपकी स्क्रीन पे मेंशन हो रहा है, लग्न में 7th हाउस में और पंचम भाव में, लग्न में 4th हाउस में और 5th हाउस में। इसका मतलब प्रथम भाव, चतुर्थ भाव और पंचम भाव, 3 दृष्टियां इसकी पड़ रही हैं। चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। चौथी दृष्टि लग्न पे पड़ रही है, 7वीं दृष्टि 4th हाउस पे पड़ रही है और 8वीं दृष्टि इसकी 5th हाउस पे पड़ रही है। अब एक और चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, एक और हमने बात करी थी, देखिए सिद्धांत बड़े महत्वपूर्ण हैं, आपको लगातार ज़रूरत पड़ेगी इनकी, तभी पहले सिद्धांतों के 44 हमने एपिसोड वीडियो तैयार किए थे जहाँ हमने सिद्धांतों की बात करती। कोई भी चीज़ आपसे अछूती ना रह जाए, कोई भी सिद्धांत ऐसा ना हो कि जो आपके संज्ञान में ना हो, जिससे कि आपको चीज़ों को समझने में आसानी रहेगी। तो शायद आपने लाइटली लिया हो, लेकिन इसको गंभीरता से लेना पड़ेगा। जो ग्रहों के सिद्धांतों की हमने बात करी थी एपिसोड नंबर 12, बड़ा महत्वपूर्ण है और कदम कदम पे आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। हमने बात करी थी ग्रहों की मैत्री चक्र की एपिसोड नंबर 12 के पार्ट 17 में, 17 नंबर पार्ट में ग्रहों की मैत्री चक्र। अब देखिए इसकी जो दृष्टि पड़ रही है, इसकी दृष्टि पहली पड़ रही है लग्न पर, प्रथम भाव पर। प्रथम भाव में कौन सी राशि है, कर्क राशि है। कर्क राशि का स्वामी हो गया चंद्रमा, कर्क राशि का चंद्रमा स्वामी हुआ और मंगल और चंद्रमा, मंगल चंद्रमा को मित्र भाव से देखता है, तो इसका मतलब इसके मित्र के हाउस पे इसकी दृष्टि है, इसकी वृद्धि करेगा, इसको सपोर्ट करेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे इतनी चर्चा करने के बाद तो हम इतनी तो हमारी समझ में आ गई कि मंगल पॉजिटिव फल करेगा, सकारात्मक करेगा, राजयोग कारक है, अच्छे योग का निर्माण करेगा। तो ये अपने मित्र पर इसकी दृष्टि है, मित्र के हाउस पर इसकी दृष्टि है, तो इट मीन्स इसके लिए सपोर्टिंग रहेगा। दूसरी दृष्टि इसकी चतुर्थ भाव पे है, चतुर्थ भाव में शुक्र की राशि है। शुक्र मंगल का अगर शुक्र देखा जाए तो समभाव से देखता है, मंगल शुक्र को समभाव से देखता है। तो सम का मतलब अच्छा नहीं करेगा तो बुरा भी नहीं करेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि राजयोग कारक है कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा, फिर भी सपोर्टिंग एटीट्यूड होगा इसका, क्योंकि शत्रु तो नहीं है। तीसरी जो दृष्टि है या 8वीं जो दृष्टि पड़ रही है, ये पंचम भाव पे पड़ रही है। पंचम भाव का मतलब इसकी स्वग्रही राशि है, पंचम भाव के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग रहेगा, क्योंकि इसका अपना हाउस है, इसका अपना घर है। 10th हाउस में जो इसकी स्थिति आई वो एक तरह से बहुत पावरफुल मूल त्रिकोण का होकर बहुत पावरफुल रिएक्ट करने वाला होगा, बहुत पावरफुल इफेक्ट्स देने वाला होगा। दूसरी जो स्थिति हो सकती है, इसकी जो बेटर स्थिति हो सकती है वो हो सकती है यहाँ पर ये उच्च का बन जाएगा। यहाँ पर मंगल में उच्च और नीच स्थिति की हमने बात करी थी, उच्च और नीच स्थिति की हम बात कर चुके हैं एपिसोड नंबर 12 के पार्ट 15 में,
15 नंबर पार्ट में उच्च स्थिति और नीच स्थिति की। मंगल मकर राशि में 28 अंश पर, मंगल मकर राशि में 28 अंश पर उच्च का होता है। तो यहाँ पर अंशों को अभी कंसीडर नहीं करते हैं, मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि में अगर ये मंगल होता तो क्या स्थिति होती? इसकी पहली जो दृष्टि पड़ती वो प्रथम दृष्टि पड़ती इसकी 10th हाउस पे, अपने ही हाउस पे पड़ती। तो 10th हाउस के लिए ये कर्म क्षेत्र के लिए बहुत पॉजिटिव वर्क करता है। दूसरी पड़ती लग्न पे, लग्न इसकी अपने मित्र की राशि है, उसके लिए पॉजिटिव रहता है। और तीसरी होती है इसकी द्वितीय भाव पे, द्वितीय भाव भी इसकी, क्योंकि सिंह राशि का मतलब इसका स्वामी सूर्य हो गया और सूर्य इसका मित्र है, तो अपने मित्र के लिए भी ये पॉजिटिव फल करेगा। धन भाव पे धन की वृद्धि करने वाला बनेगा। 10th हाउस में भी हमने स्थिति देखी इसकी और 7th हाउस में भी हमने स्थिति देखी। अगर 7th हाउस में होता तब भी इसकी जो स्थिति थी तब भी ये योग कारक होता। 10th हाउस में भी योग कारक है और 7th हाउस में भी योग कारक है। तीसरी एक आइडियल स्थिति क्या हो सकती है कि ये पंचम भाव में बैठ जाए। पंचम भाव में अगेन ये अपनी स्वग्रही स्थिति में को प्राप्त हो जाता है। स्वग्रही स्थिति में प्राप्त होने के बाद इसकी पहली जो दृष्टि पड़ती 1 2 3 4, चौथी दृष्टि पड़ती इसकी अष्टम भाव। अष्टम भाव इसके शत्रु की राशि है, शनि। अष्टम भाव सम राशि है, 1 2 3 4, इसकी सम राशि है अष्टम भाव मंगल की। तो इट मीन्स ये खराब नहीं करेगा तो अच्छा भी नहीं करेगा, अच्छा नहीं करेगा तो खराब भी नहीं करेगा, सम रहेगा। लेकिन फिर भी अगर कुछ करना चाहता है तो वो उसके लिए पॉजिटिव करेगा, नेगेटिव तो नहीं करेगा। तो अगर पंचम भाव में भी अगर मंगल बैठता है तो भी इसके लिए पॉजिटिव इफेक्ट्स देने वाला होगा। दूसरी स्थिति होती है 7th हाउस पे दृष्टि इसकी। 7th हाउस का मतलब अगेन शुक्र की राशि हो गई, वृष राशि का मतलब शुक्र की राशि हो गई। मंगल के लिए शुक्र सम भाव रखता है, इसका मतलब ये भी सम की स्थिति में को प्राप्त हो रहा है, ग्रह की राशि को देख रहा है, तो इट मीन्स ये इसके लिए भी सम होगा। आय के लिए भी, मृत्यु के लिए भी सम, आय के लिए भी सम। और तीसरी इसकी दृष्टि पड़ रही है 12th हाउस पर। 12th हाउस का मतलब व्यय भाव पर। व्यय भाव हो गया मिथुन राशि, मिथुन राशि का स्वामी हो गया बुध। और मंगल के लिए अगर बुध की बात करें तो ये शत्रु है। अगर इस स्थिति को देखा जाए तो मंगल पंचम भाव में बैठ के जब अष्टम दृष्टि से द्वादश भाव को देखता है तो ये इसके लिए पॉजिटिव इफेक्ट्स नहीं होंगे। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो प्रबल योग कारक नहीं होगा, तो एक तरह से योग कारक की श्रेणी में इसको माना जा सकता है जब ये पंचम भाव में बैठेगा। क्लियर है? तो ये तीन एक आइडियल इसकी पोजीशन है जिसकी कि हमने चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने इस चीज़ को समझ लिया कि मंगल के बारे में जो श्लोक बात कर रहा है तो वो क्या बात कर रहा है, उसका क्या भावार्थ होता है, उसका अर्थ क्या अर्थ निकलता है। तो इतनी हमने समझ ली। निष्कर्ष का निकला, कंक्लूज़न जो निकला वो ये निकला कि 10th हाउस में योग कारक होता है, 7th हाउस में भी 10th हाउस में प्रबल योग कारक होता है, 7th हाउस में भी प्रबल योग कारक होता है, और पंचम भाव में योग कारक होता है, लेकिन इन दोनों की अपेक्षा कम योग कारक होता है। ठीक है, क्लियर है? अब आप समझिए, क्या लघु पारशरी जैसे गंभीर या इतने बड़े ग्रंथ में जब बात हुई तो क्या केवल मंगल के लिए ये श्लोक की बात हुई? और मंगल के लिए हुई केवल तो क्यों हुई, है ना, दूसरे के लिए क्यों नहीं हुई? चलिए इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि नियम तो चाहे मंगल हो या और कोई हो सबके ऊपर लागू होगा। तो क्या इसको हम नियम को दूसरी जगह भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? देखिए, क्लियर होनी चाहिए सारी चीज़ें, क्योंकि लघु पारशरी एक ऐसा ग्रंथ है जो आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है ज्योतिष के क्षेत्र में। तो कहीं भी अगर कन्फ्यूज़न होता है तो उसको क्लियर कर लेना आवश्यक होता है। कहीं भी ये कन्फ्यूज़न ना रहे कि ये जो इफ़ेक्ट्स हैं, ये जो सिद्धांत है, ये जो नियम है, हम कहीं और इम्प्लीमेंट भी करें, क्योंकि वो जो स्थिति हो जाती है ना, वो अर्थ का अनर्थ करने वाली हो जाती है। चलिए एक बार विचार कर लेते हैं, जो आपका संशय है उसको दूर करने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। अब ये बताइए, मंगल की बात हुई, मंगल क्यों लिया गया है? मंगल लेने का मुख्य कारण क्या है? क्या इसलिए लिया गया कि यह क्रूर ग्रहों की श्रेणी में आता है ना? केवल देखिए 7 ग्रह हैं हमारे पास, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, 7 ग्रह हैं। इसमें से हमने 2 भागों में इनको विभाजित किया, एक हमने क्रूर ग्रह लिए, एक हमने शुभ ग्रह लिए।
इसकी भी हम बात कर चुके हैं, क्रूर ग्रहों की और शुभ ग्रहों की हम बात कर चुके हैं एपिसोड नंबर 12 के पार्ट 5 में, जिसमें कि हमने क्रूर ग्रहों की बात करी। क्रूर ग्रहों में को अगर लिया गया या क्रूर ग्रह मान के मंगल को लिया गया तो क्रूर ग्रह में मंगल के अलावा शनि भी है। और कुछ ग्रंथकार ये भी मानते हैं, कुछ स्कॉलर्स ये भी मानते हैं, कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि सूर्य भी क्रूर ग्रहों में होता है। हालांकि जब हमने एपिसोड नंबर 12 के पार्ट 5 में बात करी थी शुभ अशुभ ग्रहों की, तो हमने उसको एक रेशियो के आधार पर, जो मैक्सिमम जो स्कॉलर्स क्या मानते हैं उसके आधार पर हमने सूर्य को पापी ग्रहों में लिया। क्रूर ग्रह में केवल हमने शनि और मंगल को रखा था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कंफ्यूजन को क्लियर करना है, चलिए हम तीनों को लेके चलते हैं। हम एक कॉमन चीज़ लेके चलते हैं जो मैक्सिमम वाली स्थिति हो सकती है कि कुछ स्कॉलर्स जो सूर्य को, शनि को और मंगल को, तीनों को ही क्रूर ग्रहों में मानते हैं, उनके आधार पे हम लेके चलते हैं। पहले तो अगर क्रूर ग्रहों में की बात हुई तो मंगल को लिया गया, तो सूर्य को क्यों नहीं लिया गया और शनि को क्यों नहीं लिया गया? देखिए, अगर आपको ध्यान हो तो हमने जब बात करी थी एपिसोड नंबर 12 में ग्रहों के नैसर्गिक बल की, एपिसोड नंबर 12 के पार्ट 33 में 33वें नंबर पार्ट में हमने ग्रहों के 6 बलों की बात करी थी, जिसमें से एक बल था ग्रहों का नैसर्गिक बल। हमने नैसर्गिक बल की बात करी थी, जिसमें कि हमने उत्तरोत्तर जो बताया था वो सबसे कम शनि का और सबसे अधिक सूर्य का बल हमने बताया था। देखिए, जहाँ भी शब्द आ रहा है ना कि हमने बताया था, हमसे मतलब मुझसे नहीं मानना चाहिए कि स्कॉलर्स की हम बात कर रहे हैं। मतलब ये मेरा नियम नहीं है, ये मेरे सिद्धांत नहीं है, ये स्कॉलर्स के सिद्धांत है। हाँ, अपने विवेक के आधार पर मैं जितना रिफाइंड कर पाया हूँ, इसको जितना फर्टिलाइज कर पाया हूँ, उसके आधार पर मैं आपके समक्ष ये चीज़ें रख रहा हूँ। तो जितने भी चीज़ें हैं वो सब किसी ना किसी ऑथेंटिक ग्रंथ की ही देन है, क्योंकि हम बार बार उन चीज़ों की चर्चा नहीं कर सकते, उन ग्रंथों की चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि समझने में, देखने में एक डिस्टर्बेंस सा क्रिएट होता है। क्योंकि अब हम जो हमेशा जो बात कर रहे हैं ना एपिसोड नंबर 12 का पार्ट 33, 28, तो ये भी जो है ना, ये भी आगे जाके इन चीज़ों को ख़त्म करेंगे। अभी इसलिए बात हो रही है जिससे कि अगर आप इसको सर्च करना चाहें या आपको में जिज्ञासा हो इसको समझने की, तो आप इनिशियल लेवल पे अभी अगर सीख लेंगे तो आगे आपको कठिनाई नहीं होगी। तो वीडियो के लास्ट में हम इसकी प्लेलिस्ट का एक लिंक भी आपको दे देंगे आपकी सहजता के लिए, जिससे कि आप उसको देख पाएँ। हमने बात करी थी ग्रहों के नैसर्गिक बल की, जिसमें उत्तरोत्तर जो हमने बताया था शनि का सबसे कम और सूर्य का सबसे अधिक, जिसमें कि जो सिस्टम था, जो सीक्वेंस था, शनि का, फिर मंगल, फिर बुध, फिर गुरु, फिर शुक्र, फिर चंद्रमा और फिर सूर्य का। ठीक है, तो इन ग्रहों की हमने उत्तरोत्तर बात करी थी। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल जो माना था वो सूर्य को माना था, सबसे कमज़ोर जो माना था बल में वो शनि को माना था, उसके बाद मंगल था। तो शनि और मंगल दोनों ही कमज़ोर ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग जो ग्रह होता है, जब से नैसर्गिक बल के आधार पर अगर बात करें तो वो होता है सूर्य। तो सूर्य को क्यों नहीं लिया गया, मंगल को क्यों लिया गया? क्योंकि मंगल सेकंड लास्ट है ना, जहाँ पे कुछ शब्द आया ये मंगल की बात की गई, लेकिन मंगल तो सेकंड लास्ट बल ही है ना। अगर नैसर्गिक बल की बात करें तो अगर सबसे कमज़ोर लेना था तो शनि लेना था, और सबसे स्ट्रांग लेना था तो सूर्य लेना था। इसको हम क्लियर कर लेते हैं पहले। अगर यहाँ पे सूर्य लिया जाता, अगर सूर्य लेते तो पहली बात तो अगर 10th हाउस में सूर्य की राशि सिंह राशि होती, 5 नंबर होता, तो क्या होता? हमारा जो एक लघु पाराशरी का जो सिद्धांत है, जिसमें कि बात कही गई है कोई राशि अगर केंद्र में हो, अगर केंद्र में किसी की राशि पड़ जाती है क्रूर या शुभ ग्रह की, तो वो अपने केंद्राधिपत्य दोष लग जाता है उसको, तो वो न्यूट्रल वर्क करता है। तो इसका मतलब अगर सिंह राशि होती तो क्रूर ग्रह था और बड़ा पावरफुल क्रूर ग्रह था, तो इसका मतलब वो न्यूट्रल हो जाता पूरी तरह से। 10th हाउस में बैठ के न्यूट्रल हो गया, 10th हाउस में उसकी राशि पड़ गई तो उसका मतलब न्यूट्रल हो गया। तो पहली बात तो उसकी सेकंड राशि नहीं होती, तो इसकी उसको कंसीडर नहीं किया जा सकता इस सिद्धांत को समझने के लिए, या इस सिद्धांत में इम्प्लीमेंट नहीं होता है नियम सूर्य का।
सूर्य का नियम इम्प्लीमेंट नहीं होगा, भले ही वो क्रूर है, सबसे ज़्यादा क्रूर है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता क्योंकि उसकी केवल एक राशि है, वो भी सिंह राशि है। दूसरा क्या कारण है सूर्य को लेने का? बल तो है इसमें, बलवान तो है, लेकिन जब क्रूर ग्रहों की बात होती है या पापी ग्रहों की बात होती है तो पापी ग्रहों की लिस्ट में सबसे नीचे के पायदान पर ये आता है। पापी पूर्ण रूप से पापी या पूर्ण रूप से क्रूर नहीं माने जाता सूर्य को, एक सात्विक ग्रहों की श्रेणी में आता है। तो ये भी एक कारण है कि जब क्रूरता की बात होती है तो भी सूर्य को नहीं लिया जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अब एक ग्रह और बचा, अगर क्रूर की बात करते हैं तो शनि। और शनि इसलिए भी क्योंकि पापत्व की अगर बात आती है तो या क्रूरत्व की अगर बात आती है तो सबसे ज़्यादा नैसर्गिक बल जो कम है वो शनि का है, उसके बाद मंगल का है। तो शनि और मंगल आसपास के हैं, तो ये थोड़ा सा दोनों ही क्रूर हैं और दोनों ही आसपास के नैसर्गिक बलों में भी है। अब इसी नियम के आधार पर हम बात करते हैं कि अगर यहाँ पे शनि की राशि हो, शनि की राशि या तो मकर होगी या तो कुंभ होगी। अगर यहाँ पे मकर राशि हुई तो कुंभ राशि 11th हाउस में पड़ी, ये नियम कार्य नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे बात आ रही है कि दूसरी राशि इसकी त्रिकोण में पड़नी चाहिए। तो यहाँ पे अगर मकर राशि हुई 10 नंबर हुआ तो यहाँ पे 11 नंबर कुंभ राशि हुई तो 11th हाउस में पड़ेगी, तो इसका मतलब ये नियम कार्य नहीं करेगा। दूसरी एक कंडीशन हो सकती है यहाँ पे कुंभ राशि हो तो यहाँ पर मकर राशि पड़ जाएगी। यहाँ पे 11 नंबर है तो यहाँ पे 10 नंबर आएगा, तो इसका मतलब यहाँ इसके लिए ये नियम कार्य कर रहा है। वो भी किस कंडीशन में कार्य करेगा? वो भी तब कार्य करेगा जब यहाँ पे कुंभ राशि होगी तो 11, 12, 1 और 2 यहाँ पर वृष राशि हो, या तो इसकी वृष राशि हो, या फिर अगर केंद्र की ही बात करें। देखिए अगर हम दूसरा नियम अगर हम ये मानते हैं कि यहाँ पे केंद्र की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ये जो श्लोक आया है उसमें कर्म नेतृत्व प्रयुक्ता शब्द तो आया है, लेकिन अगर हम कर्म नेतृत्व की भी अगर बात करें, अगर केंद्र की ही बात करें, क्योंकि कर्म नेतृत्व का मतलब हो गया 10th हाउस, और 10th हाउस को उपाधि दी गई है केंद्र स्थान की, तो 2 केंद्र स्थान और भी हैं, 2 केंद्र स्थान और भी है। तो शनि की दूसरी राशि भी अगर देख लेते हैं, एक तो हमें समझ में आई वृष राशि अगर यहाँ पर लग्न में हो, दूसरी क्या हो सकती है? अगर यहाँ पे 10 नंबर है तो यहाँ पे 11 नंबर क्लियर दिखाई दे रहा है, ये नियम कार्य नहीं करेगा। अगर यहाँ पे 11 नंबर है तो यहाँ पे 10 नंबर, यहाँ पे भी एक नियम कार्य नहीं करेगा अगर यहाँ पे इसकी राशि होती है। दूसरी क्या हो सकती है? यहाँ पे अगर 10 नंबर होता है तो यहाँ पे 11 नंबर आएगा, और यहाँ पे 10 नंबर है तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 यहाँ पे तुला राशि होगी, या तो वृष राशि या तो तुला राशि। इसका मतलब दोनों ही शुक्र की अगर राशि है तो शनि केंद्र का स्वामी हो जाएगा और त्रिकोण का स्वामी हो जाएगा। यहाँ पे तो ये नियम कार्य करता है। चलिए हम देखते हैं कि अब क्यों नहीं लिया, शनि को क्यों नहीं लिया गया, क्यों शनि योग कारक नहीं हो रहा है शुक्र की राशियों में, जबकि दोनों ही शुक्र की राशियाँ, चाहे वृष की बात करें चाहे तुला की बात करें, शनि योग कारक बनता है। और ग्रंथ कहते हैं, अगर हम बात करें भावार्थ रत्नाकर की, तो तुला लग्न में शनि को योगप्रद माना गया है। भावार्थ रत्नाकर में कहा गया है तुला लग्ने तु जातस्य शनि योग प्रदो भवेत। शनि तुला लग्न में शनि को योग कारक कहा गया है। चलिए हम दोनों ही दृष्टियों से अब ये देख लेते हैं। पहले हम ले लेते हैं तुला लग्न। यदि यहाँ पे तुला लग्न होती तो यहाँ पे एक राशि इसकी केंद्र में और दूसरी त्रिकोण में हो जाती, लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे तुला लग्न है तो अगर शनि 3 एक आइडियल पोजीशन हो सकती है इसकी, जैसे कि उसमें हमने बात करी थी मंगल के लिए, ऐसी शनि की बात करते हैं, 3 आइडियल पोजीशन हो सकती है। या तो ये अपनी उच्च राशि में बैठे, मूल त्रिकोण में बैठे, स्वग्रही होकर बैठे, 3 कंडीशन हो सकती हैं और 3 राशियाँ हो सकती हैं। या तो ये तुला राशि में उच्च का हो जाएगा, या यहाँ पे मकर राशि की अगर बात करें तो मकर राशि में ये स्वग्रही हो जाएगा, और यहाँ पे ये स्वग्रही भी हो जाएगा और मूल त्रिकोण का भी हो जाएगा कुंभ राशि में। ठीक है, अगेन एपिसोड नंबर 12 पार्ट 16 में हम बात कर चुके हैं।
जहाँ हमने बताया था मूल त्रिकोण स्थिति के बारे में। तो यहाँ पे जब ये 3 स्थितियाँ होती हैं, चलिए तीनों स्थितियों को एक एक करके हम देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अगर शनि बैठ जाए और उच्चका हो जाए, तो पहली बात तो ये हो गई कि ये जो स्थान है इसका, ये अपने आप में ये जो स्थिति आती है ये एक आइडियल पोजीशन हो गई। लग्न त्रिकोण भी होता है और केंद्र भी होता है। यहाँ पे अगर ये बैठ जाता है तो त्रिकोण और लग्न दोनों में बैठा है, ये मानना चाहिए, क्योंकि ये केंद्र और त्रिकोण दोनों है। तो यहाँ पे बैठ के ये बहुत अच्छी स्थिति को प्राप्त हो जाएगा एक चीज़। लेकिन इसकी दृष्टियाँ कैसे पड़ेंगी? इसकी पहली दृष्टि पड़ती है, कौन सी दृष्टि होती है इसकी? तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तीसरी दृष्टि का मतलब 1, 2 और 3 गुरु की राशि में पड़ रही है, तृतीय भाव पे पड़ रही है। तृतीय भाव अपने आप में बहुत योग कारक भाव नहीं होता। और गुरु की अगर बात करें तो शनि गुरु को देखता है समभाव से, तो एक तरह से शनि की ये समदृष्टि हो गई गुरु के हाउस पे। दूसरी स्थिति आ गई 7th हाउस पे, अपनी नीच राशि को देख रहा है और मंगल की राशि को देख रहा है। मंगल इसका शनि का शत्रु हो गया, अपने शत्रु के भाव को देख रहा है, तो अच्छा तो नहीं करेगा। क्लियर हो गई? देखिए बहुत लंबे हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी इसी एपिसोड में मंगल के लिए हम सारी बातें कर चुके हैं, केवल अब समझने वाली बातें हैं। शनि की 7th दृष्टि हो गई इस वाले भाव पे, शत्रु राशि हो गई मंगल की, इसलिए बहुत अच्छी स्थिति को प्राप्त नहीं होगा या बहुत अच्छा इफेक्ट्स इसका नहीं होगा, पॉजिटिवली इफेक्ट्स नहीं होगा, योग कारक इफेक्ट्स नहीं होंगे। ओके। और तीसरी जो दृष्टि है वो है दशम दृष्टि, 10th दृष्टि दशम भाव पर। यहाँ पे क्या है? कर्क राशि, यहाँ पे आएगी इसकी कर्क राशि, और कर्क राशि का मतलब हो गया चंद्रमा की राशि, अगेन शत्रु की राशि। तो 3 जो दृष्टियाँ पड़ी, केवल यहाँ पे ये उच्च का होके बैठा हुआ है, अपने मित्र के भाव में उच्च का होके बैठ रहा है, और लग्न और त्रिकोण दोनों का स्वामी हो रहा है। एक और भी बात होती है, जब यहाँ पे बैठेगा ये, तो एक पंच महापुरुष योग होते हैं। पंच महापुरुष योगों की आपको आगे विस्तार से बताएंगे, लेकिन अभी छोटा सा एक आपको ये समझ लेना आवश्यक है पंच महापुरुष के बारे में, कि 5 ग्रहों की इसमें बात की गई है। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि 5 ग्रह होते हैं जो पंच महापुरुष योग के नाम से जाने जाते हैं। इसका सिद्धांत क्या होता है? यदि इन 5 ग्रहों में से मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, सूर्य और चंद्रमा इसमें नहीं लिया गया है, सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के 5 जो ग्रह होते हैं वे यदि केंद्र में अपनी मूल त्रिकोण, उच्च राशि या स्व राशि में स्थित हो, इसका सिद्धांत कहता है कि यदि इन 5 ग्रहों में से कोई भी केंद्र स्थानों में अपनी स्वग्रही मूल त्रिकोण या उच्च राशि में स्थित हो, इसको भी यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि लग्न का मतलब केंद्र और त्रिकोण दोनों होता है। तो पंच महापुरुष में भी जो योग बनता है ना पंच महापुरुष का, वो जब लग्न में बनता है तो बड़ा इफेक्टिव होता है, बहुत पावरफुल होता है। पाराशर होरा शास्त्र जो ग्रंथ है उसमें बड़ा क्लियर ये कहा गया है कि केंद्र में अगर हो तो पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर ये लग्न में बन जाए तो विशेष योग कारक माना जाता है। तीसरे नंबर की कंडीशन आती है चंद्रमा से केंद्र पर हो जाए। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे ना पंच महापुरुष की तो आपको विस्तार से बताएंगे, केवल अभी ये समझ लेना जरूरी है, क्योंकि हम क्यों लग्न की बात कर रहे हैं बार बार। लग्न की बात इसलिए कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो पंच महापुरुष योग है, मंगल बनाता है रुचक योग, बुध बनाता है भद्र योग, गुरु बनाता है हंस योग, शुक्र बनाता है मालवीय योग और शनि बनाता है शश योग। तो शनि यहाँ पर बैठ के शश योग का निर्माण करेगा। यहाँ पे जब हमने 10th हाउस में जो मंगल की स्थिति थी वहाँ पे भी ये मंगल रुचक योग का निर्माण करता है अपनी उच्च राशि में बैठ के, अपनी स्व राशि में बैठ के, यहाँ पे भी अपनी उच्च राशि में बैठ के, 10th हाउस में भी उच्च राशि में बैठ के शश योग का रुचक योग का निर्माण करता है। तो इसी प्रकार से ये शनि यहाँ पे शश योग का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव, लेकिन इसके जो दृष्टियाँ हैं ना वो बहुत योग कारक नहीं है। एक तो कारण ये हुआ तुला लग्न में शनि की जब हमने बात करी,
दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि ये 4th हाउस में बैठ जाए। 4th हाउस में बैठेगा तो दृष्टियाँ कैसे पड़ेगी, हालांकि इसकी स्वग्रही राशि हो गई 1, 2 और 3, यहाँ पे गुरु की राशि हो गई जिसको ये समभाव से देखता है। दूसरी दृष्टि पड़ गई 10th हाउस पे। 10th हाउस में अगेन कर्क राशि, चंद्रमा की राशि, शत्रु की राशि है, तो उसमें बहुत योगप्रद नहीं रहेगा ये। और तीसरी जो स्थिति हो गई ये शुक्र की राशि होगी, लग्न पे हो गई, ये योग कारक रहेगा। तो कंपैरेटिवली जब हमने बात करी दृष्टियों की, तो लग्न से बेहतर हमें नज़र आया अगर ये 4th हाउस में बैठ जाए। कम से कम इसकी एक दृष्टि तो अच्छा कार्य करेगी। यहाँ से बैठ के जब ये 10th लग्न पर दृष्टि देगा तो ये योगप्रद रहेगी। तीसरी स्थिति क्या होती है, यहाँ पे मूल त्रिकोण राशि पे बैठ जाइए। अगर शनि मूल त्रिकोण राशि बैठेगा तो क्या होगा, पहली दृष्टि इसकी पड़ेगी मंगल की राशि पर, शत्रु की राशि पे, दूसरी पड़ेगी अगेन शत्रु की राशि पे, सिंह राशि मतलब सूर्य, सूर्य का मतलब शत्रु, शनि का शत्रु हो गया। और तीसरी जो दृष्टि पड़ेगी इसकी 2nd हाउस, अगेन धन भाव पे पड़ेगी और शत्रु की राशि है, मंगल इसका शत्रु है, वृश्चिक राशि का मतलब मंगल इसका शत्रु है, शत्रु की राशि पड़ेगी, तो अगेन ये भी इतनी योग कारक नहीं होगी। तो अगर हम तुला लग्न की बात करें तो जो हमने मंगल की बात करी, मंगल का जो एग्जाम्पल लिया गया वो हमें अच्छा, मतलब एक तरह से एक आइडियल एग्जाम्पल लिया गया जो इन्होंने मंगल की बात करी। लेकिन ओवरऑल जब हमने तुला लग्न की बात करी और मंगल की स्थिति की बात करी, तो जब हमने तुला की लग्न की बात करी और हमने शनि की स्थिति की बात करी, तो योग कारक तो होगा, हाँ प्रबल योग कारक नहीं बनेगा, लेकिन योग कारक तो होगा। तुला लग्न में शनि योग कारक बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्रूर ग्रह होने के नाते सम हो गया, यहाँ पे पंचम भाव का ये फल प्रदान करेगा, एक त्रिकोण का फल प्रदान करेगा जो कि अपने आप में योग कारक होता है। ठीक है, तो एक तरह से ये राजयोग का निर्माण करेगा तुला लग्न में। अगेन हम बात करते हैं वृष लग्न की। यदि यहाँ पे वृष लग्न होती, ठीक है, ये हम ले लिए एक वृष लग्न की कुंडली। अगर यहाँ पे वृष लग्न है, देखिए यहाँ पे चतुर्विशांश कुंडली लिखा है, लेकिन हम ये इसको लग्न कुंडली मान के एक तरह से प्रोडिक्शन, क्योंकि हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, हम एक उदाहरण ले रहे हैं, तो यहाँ पे वृष लग्न लेते हैं। वृष लग्न अगर यहाँ पर होती तो क्या स्थिति होती, यहाँ पे ये 9th हाउस और 10th हाउस का लॉर्ड शनि बनता है, तो इसकी 3 आइडियल पोजीशन अगेन वही, या तो ये अपनी उच्च राशि पे होता है, 6ष्ठम भाव में होता है। देखिए सबसे नेगेटिविटी तो यही हुई कि ये 6ष्ठम भाव में पहुँच रहा है। अगर ये यहाँ पे स्थित होता तो क्या होता, दृष्टि एक तो ये वाली आती 8म भाव पे दृष्टि, दूसरी दृष्टि आती इसकी 12th हाउस पे दृष्टि, और तीसरी दृष्टि जो आती है इसकी आती 3य भाव पे। तो आप ये मतलब या तो त्रिषडाय पे आ रही है या त्रिक स्थान पे आ रही है। यहाँ पे भी इसका सम भाव रखने वाला ग्रह, शत्रु भाव रखने वाला ग्रह और या अकेल शत्रु भाव रखने वाला, तो तीनों ही बहुत योग कारक दृष्टियाँ नहीं हैं। क्योंकि यहाँ पे हम तुला लग्न की बात कर रहे हैं, पहले हम तुला लग्न में शनि जब बैठता है तब भी बात कर चुके हैं। अगर यहाँ पे बैठेगा तो क्या होगा, अगेन वही तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि, वही स्थिति हो। यहाँ पे 10th हाउस में बैठता है तो तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि, तो राशि तो वही रहेगी, लेकिन यहाँ से भी अगर बात करें तो 1, 2, 3 11th हाउस, चलिए थोड़ा सा पॉजिटिव मान सकते हैं क्योंकि आय का भाव भी है। हालांकि त्रिषडाय भाव में इसकी गिनती होती है, लेकिन चलिए फिर भी एक योग कारक मान लेते हैं। तीसरी दृष्टि, यहाँ से 7वीं दृष्टि, 3य भाव, 3य भाव मृत्यु स्थान की बात आती है। 3य भाव है ना, बहुत योग कारक भाव नहीं है, बहुत योग कारक इफेक्ट्स नहीं देगा। 6ठा भाव, तो 6ठा भाव भी जो है, ये तीनों ही दृष्टि अगर भाव के आधार पे भी देखें बहुत योग कारक नहीं हो रही है। ठीक, 7, 8, 9, 10 10th हाउस में बैठ के 12th हाउस, 7th हाउस और 12th हाउस, 4th हाउस और 7th हाउस, तीनों ही जो स्थितियाँ हैं बहुत योग कारक, ना तो भाव हैं ना राशियाँ हैं, तो बहुत योग कारक नहीं होगा। फिर भी लेकिन अगर इन जनरल बात करी जाए तो वृष लग्न में जो शनि की स्थिति होती है योग कारक ग्रह होता है। शुक्र की लग्न में या शुक्र
वृष लग्न में शनि योग कारक होता है, प्रबल योग कारक नहीं होता। तो इन सभी सिद्ध चीज़ों को समझने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे, हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जो उदाहरण लिया गया ना मंगल का, वो बिल्कुल परफेक्ट लिया गया। अगर दोनों ही स्थितियों में बात करें, चाहे शनि की स्थिति की बात करें, चाहे सूर्य की स्थिति की बात करें, दोनों ही स्थिति में जो मंगल की स्थिति है ना कर्क लग्न में, वो और कोई हो नहीं सकती। लेकिन ये नियम तीनों ही ग्रहों के लिए इफेक्टिव होगा, ठीक है। प्रबल योग कारक नहीं होगा, लेकिन योग कारक तो होगा, पॉजिटिव तो होगा, नेगेटिव तो नहीं होगा। क्लियर है ना। तो ये जो हमने बात करी थी ना, ये जो हमने इतना बहस करी या हमने इतना अध्ययन किया, उसके आधार पे हमें ये समझ में आया कि अगर क्रूर ग्रह की भी बात करें तो क्रूर ग्रहों में भी ये स्थिति बनती है कि ये नियम लागू हो सकता है। ये इस निष्कर्ष में पहुँचे हम कि क्रूर ग्रहों के लिए भी ये नियम लागू हो सकता है और शुभ ग्रहों के लिए भी ये नियम लागू हो सकता है। नियम सभी के लिए लागू हो सकता है, लेकिन कर्क लग्न में मंगल की जो स्थिति होती है वो स्थान और कोई ग्रह नहीं ले सकता, लेकिन नियम कहीं भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये इसकी हम राजयोग की आगे बात करेंगे। लघु पाराशरी इसकी बात करेगी कि त्रिकोण का और केंद्र का स्वामी राजयोग का निर्माण करता है। एक लंबी चर्चा होगी इसके बारे में। देखिए, अगर ग्रंथकार चाहते तो इस श्लोक में ये भी तो बोल सकते थे कि कर्क लग्न में मंगल योग कारक होता है। इतनी भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं थी ना जितनी की इन्होंने बात करी। इन्होंने कितनी सारी बातें करी कि कुजस्य कर्म नेतृत्व प्रयुक्ता शुभकारिता, केवल कर्म का स्वामी होने से ही शुभ नहीं होगा, त्रिकोण का स्वामी होने पर ही वो योग कारक होता है। इसकी जगह पे ये भी तो बोल सकते थे कि कर्क लग्न में मंगल योग कारक होता है, प्रबल योग कारक होता है। बात यही खत्म हो जाती है, एक ही कारिका में खत्म हो जाती है, दूसरी कारिका की आवश्यकता नहीं पड़ती, दूसरी श्लोक की दूसरी लाइन की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जब इन्होंने इतनी बताई है बात, जब इतनी चर्चा करी है, तो इसका मतलब जो टीकाकार हैं, जो ग्रंथकार हैं, वो ये मानते हैं, ये एक मैसेज है आपके लिए कि जितनी भी बातें हो रही हैं लघु पाराशरी में, हर श्लोक में किसी न किसी सिद्धांत के आधार पर हो रही है। हर श्लोक में कोई ना कोई सिद्धांत कार्य कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कह दिया तो आपने मान लिया, कोई ना कोई सिद्धांत जरूर कार्य कर रहा है, इसलिए इतनी सारी चर्चा की गई। उसका हमने प्रमाण भी देखा, हमने जितनी बहस करी या फिर हमने जितनी चर्चा करी, उसके बाद ये प्रमाणित भी हुआ कि किसी और में ये वर्क काम कर ही नहीं रही है चीज़, केवल यहाँ पे काम कर रही है। लेकिन इस नियम को आप लगा कहीं भी सकते हैं, क्लियर है ना। लेकिन जब भी लगाएंगे आप तो गंभीरता से परीक्षण करने के बाद ही लगाएंगे। चलिए, हमने बात करी आज श्लोक नंबर 12 की। नेक्स्ट जब हम चर्चा करेंगे तो हम चर्चा करेंगे श्लोक नंबर 13 की, जिसमें हम राहु और केतु के विषय में थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे, जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे भी बात होगी। हमने अभी तक इसलिए भी बात नहीं की है क्योंकि अगर राहु केतु की हम पहले बात करते हैं ना तो चीज़ें कन्फ्यूजिंग ज़्यादा हो जाती है। हालांकि राहु और केतु पे हमने एक एपिसोड बनाए हैं। एपिसोड नंबर 9 में हमने बात करी है सूर्य से लेके केतु तक के ग्रहों के स्वभाव के बारे में। एपिसोड नंबर 9 की हमने जो 9 पार्ट दिए थे उसमें 9 ग्रहों की हमने बात करी थी, तो आप चाहें तो इनके बारे में देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे राहु और केतु की। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।